अब दिन में ऑफिस की परेशानी के बाद रात में दोस्तों के साथ खाना खाने का सुकून, बस ये जिंदगी चल रही थी। फिर अगले दिन ऑफिस में देखते हैं कि चांग के बॉस और सांगी के बॉस का मूड खराब हो गया था। उससे ऑफिस का माहौल भी खराब हो गया था। इसकी वजह थी सू नाम का एक आदमी, जो वहाँ रियल एस्टेट मामले के लिए लॉयर ढूंढने आया था, पर उन्होंने उसे भगा दिया। पर जो इनका बॉस क्यूंगमिन इस केस को ले लेता है। वो बिना मतलब के ऐसे केस नहीं लेता। तो ये केस इसलिए लिया क्योंकि वो आदमी उन्हें उस जमीन का एक हिस्सा देने के लिए तैयार था। तो अब ये केस जोइन और मुंजियों को देखना था। वहीं कांगजी के पास एक कोर्ट का भेजा हुआ केस आता है। वो फ्री थी इसलिए ले लेती है, लेकिन ये नहीं पता कि वो केस क्या है। फिर सांगी को देखते हैं, उसकी बॉस उससे पीएचडी की डिग्री के बारे में पूछती है कि तुमने क्या सोचा, पर वो मना कर देता है क्योंकि उसे काम ज्यादा प्यारा है और वो प्रोफेसर बनने के लिए उसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। वहाँ जुइन और मुंजियों जमीन के मामले में उस बूढ़े आदमी से मिलते हैं। उन्हें पता चलता है कि जिस जमीन की बात हो रही है वो असल में हानसू नाम के एक आदमी की है, जो उसके काफी करीब था, और अभी उस जमीन पे किसी और का कब्जा है। लेकिन डॉक्यूमेंट के नाम पर उसके पास बस एक पेपर था, और अब तो उस जगह का नाम भी बदल गया है। मतलब वो जापान के कब्जे के टाइम की थी। पर वो आदमी उन्हें बताता है कि वो टोटल जमीन 32 एकड़ की है, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। तो जो इनको शक होने लगता है कि एक तो जमीन इसकी नहीं है, फिर ये इतना क्यों कर रहा है। इस बीच सांगी को एक नया क्लाइंट मिलता है, जो कि एक अनाथ बच्चे से जुड़ा हुआ था। उसे किसी ने घर दिलवाने का प्रॉमिस किया, लेकिन वो पैसे लेकर भाग गया। वो पैसे उसने बहुत मेहनत से कमाए थे, इसलिए वो रियल एस्टेट ऑफिस जाता है। उनसे मिलता है तो पता चलता है कि जिसने फ्रॉड किया वो अब वहाँ काम नहीं करता, वो पहले काम करता था। और सिर्फ उसके साथ धोखा हुआ क्योंकि सबके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, बस उसे ही नहीं मिली। वहाँ मंजियों और जून उस आदमी के साथ वो जमीन देखने जाते हैं, वहाँ की वीडियो बनाते हैं, आसपास के लोगों से बात करते हैं। फिर उसके घर जाकर भी कुछ पुराने न्यूज़पेपर, कुछ कटिंग्स देखते हैं। तो अब कंक्लूजन ये निकलता है कि या तो ये आदमी झूठ बोल रहा है या उसे गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, क्योंकि उनके हिसाब से जमीन 25 एकड़ की आ रही थी। बाद में मंजियों को उसकी उसी फ्रेंड का कॉल आता है, और वो उसे उनके यहाँ वैकेंसी निकालने के बारे में बताती है। तो मंजियों मना नहीं करती, कहती है कि सोच के बताऊंगी। दूसरी तरफ कांगजी को देखते हैं, उसके पास वही कोर्ट का केस आता है। उसे देखकर तो वो शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि ये एक मर्डर केस था, और मर्डर का उसका ये पहला केस था, जो कि एक औरत का था। उस पर अपने भाई के मर्डर का आरोप लगा। उस औरत को डिमेंशिया था, और वो 10 साल से अपने भाई की देखभाल कर रही थी। अगले दिन जूइन और मुंजियोंग फिर से उस आदमी से मिलते हैं, बताते हैं कि उन्हें कोई सबूत नहीं मिल रहा है। गुस्से में वो आदमी जाने लगता है। तो जूइन उनसे पूछता है कि जब जमीन आपकी नहीं है तो आप किसी और के लिए इतना क्यों कर रहे हैं, आपको इससे क्या मिलेगा। वो कहता है कि हर काम फायदे के लिए नहीं होता, और फिर ये कहकर चला जाता है। उनकी इस बात से जूइन को कहीं ना कहीं अब उन पर भरोसा होने लगा था। फिर लंच पे सब लोग अपने अपने केस के बारे में बातें करते हैं। कांगजी अपने केस के लिए परेशान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करे। नेक्स्ट कोर्ट में सांगी को देखते हैं, वो फ्रॉड के मामले की सुनवाई में था। तब वो जज को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता है, बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाता है, और रियल एस्टेट ऑफिस की सील लगे हुए कुछ पेपर्स दिखाता है, जिनमें डेट मेंशन नहीं थी। उनके पास पहले से ही ऐसे पेपर रखे हुए थे। तो ये देखकर उसके क्लाइंट को लगा कि उस एम्प्लॉय के पास पावर ऑफ अटॉर्नी होगी। तो अब धोखाधड़ी के लिए रियल एस्टेट ऑफिस ही जिम्मेदार था, गलती उनके एम्प्लॉयज की थी। फिर काफी सारी बातों को रखने के बाद ये फैसला आता है कि रियल एस्टेट ऑफिस को उस लड़के के साथ सेटलमेंट करना होगा। वो लड़का बहुत खुश आता है और सांगी को थैंक्स करता है। तब वो उसे खाने पे ले जाता है। बातों बातों में वो लड़का उसे बताता है कि उसे अपने भाई को पालने के लिए पढ़ाई छोड़कर जॉब करनी होगी। इसलिए सांगी बाद में अपनी माँ को उसका स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि वो उस फाउंडेशन का नाम जानना चाहता था। चांग को देखते हैं, उसके डैड फिर से उसे उसके बिजनेस में आने के लिए कहते हैं, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। वहीं जूयन उस आदमी के केस के बारे में सोच रहा था, और वो चाहता था कि वो उस आदमी पर भरोसा भी करे। इसलिए गवर्नमेंट वेबसाइट पर वहाँ के पुराने मैप देखता है, जिस पर रिसर्च करने के बाद जब कुछ छोटे एरिया को मिलाते हैं तो पता चलता है कि वो पूरा एरिया उस टाइम वैसा ही था, और टोटल 32 एकड़ का हो रहा था। मतलब कि वो आदमी सही बोल रहा था। दूसरी तरफ कांगजी जेल में उस बूढ़ी औरत से मिलने जाती है। पहले तो वो कुछ भी बोलने से मना कर देती है, और ये तक कहती है कि उसे किसी लॉयर की जरूरत नहीं है। वो एडमिट करती है कि उसने ही अपने भाई को मारा। तब कांगजी उससे कहती है कि कोर्ट जानना चाहता है कि उन्होंने अपने भाई को क्यों मारा, लेकिन वो बिना कुछ बोले चली जाती है। बाद में कांगजी से मिलने उस औरत के बच्चे आते हैं, जो अपनी माँ से कभी कभार मिलते थे। वो औरत अपने भाई के साथ अकेली रहती थी, तो कांगजी उनके घर जाती है। वहाँ उसे उनकी एक डायरी मिलती है, जिससे उसे ये पता चलता है कि वो अपने भाई से कितना प्यार करती थी। फिर इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चलता है कि उन्हें कैंसर था, जिसका कोई इलाज नहीं था। वहीं जूयन ने उस आदमी को मिलने बुलाया था, वो उन्हें सब कुछ बताने के लिए बहुत खुश था। इस बीच कांगजी फिर से जेल जाती है, लेकिन इस बार भी वो औरत कुछ नहीं बोलती। तो कांगजी कहती है कि आपको अपने भाई से बहुत प्यार था, आपको पता चला कि आपको कैंसर है, इसलिए आपको चिंता थी कि आपके बाद उन्हें कौन संभालेगा। ये सुनने के बाद वो रो पड़ती है। फिर बताती है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मुझे अपने भाई को मारना पड़ा कि कहीं मेरे मरने के बाद उसे अकेले सब सहना ना पड़े। वो खुश थी कि उसे कैंसर है, इसलिए बच्चे पर बोझ नहीं बनेगी, पर वो चाहती थी कि वो अपने भाई के बाद ही मरे। उसे चिंता थी कि अगर वो पहले मर गई तो भाई का क्या होगा, इसलिए उसने उसे पहले मार दिया। उसे कभी किसी से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला। उसे ये सब कोर्ट में नहीं बताना था। वो वैसे भी मरने वाली है, तो सजा कम मिले या ज्यादा क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट कांगजी को देखते हैं, कोर्ट में वो उस औरत की सच्चाई सबके सामने लाती है। तो उस औरत के बच्चे अपनी माँ के हालात जानकर रो पड़ते हैं, और बाकी सब लोग भी इमोशनल हो जाते हैं और उसकी सजा के बारे में फिर से सोचने की बात रखते हैं। फिर सांगी को देखते हैं, वो अपनी माँ से मिलने जाता है। जिस स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट की बात उसने की थी, उसे देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि उस पर युंगमिन का नाम लिखा हुआ था,
और वो उस फाउंडेशन की चेयरमैन थी, मतलब कि वो फाउंडेशन उसका था। वहीं जुयन और मुंजंग परेशान थे क्योंकि वो आदमी ना उनसे मिलने आया ना फ़ोन उठा रहा था। तब अगले दिन उन्हें एक बड़ा झटका लगता है, पता चलता है कि उन बूढ़े आदमी की मौत हो गई है। इसलिए वो उनके फ्यूनरल में जाते हैं। उन्हें उनके लिए बहुत बुरा लग रहा था। तब वहाँ उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है। उससे बात करने से पता चलता है कि वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने सच में बहुत से लोगों की मदद की थी और ये फ्यूनरल उनके गाँव के लोगों ने ही अरेंज किया था। हर कोई उनका बहुत आभारी था। दूसरी तरफ चांग को उसके बॉस से ये पता चलता है कि उसे अब एक नया केस देखना है, एक कार एक्सीडेंट का। एक्सीडेंट करने वाले की तरफ से, और किसका? उसका, जिससे वो जेल में मिलने जाता था, उस बदतमीज लड़के का। वो वैसे इस काम से परेशान हो गया था, इसलिए अपने मन की आवाज़ सुनता है और बॉस से साफ साफ कह देता है कि वो जॉब छोड़ रहा है। उन्हें 1 हफ्ते का टाइम देता है कि तब तक किसी और को ढूंढ लेना। उसका बॉस तो ये बात हजम ही नहीं कर पा रहा था। मुंजोंग भी उस इन हाउस कंपनी की इंटरव्यू देने के बारे में सोच रही थी। वहीं सांगी ये सोच रहा था कि युंगमिन ने उसकी बहुत हेल्प की स्कॉलरशिप देकर, और अब यहाँ पे भी वो हमेशा उसके साथ अच्छी रही, उसे सपोर्ट किया। वो एक अच्छी इंसान है, इसलिए वो हिम्मत करके उसके पास जाता है। उसे दिल से थैंक्स बोलता है कि उनके फाउंडेशन की वजह से ही वो लॉ स्कूल जा पाया, यहाँ तक पहुँच पाया। इससे तो वो भी इमोशनल हो जाती है। फिर बताती है कि वो उसे पहले से जानती थी और जब उसे पता चला कि वो यहाँ पर काम कर रहा है तो उसे बहुत खुशी हुई थी। तो अब सांगी उस अनाथ लड़के की हेल्प करना चाहता था। उसने कुछ पैसे सेव किए थे तो उसके फाउंडेशन के जरिए उसकी हेल्प करना चाहता था ताकि उसे पता ना चले। तब ह्योंगमिन उसे बताती है कि वो भी ये जगह छोड़ रही है, वो लॉ की पढ़ाई करना चाहती है। नेक्स्ट जुइन और मुंजियों को देखते हैं। अब बूढ़े आदमी की तो मौत हो गई थी, उनके बॉस को उसके केस से फायदा होने से रहा, इसलिए वो उन्हें केस छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन वो केस आगे बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए कितनी मेहनत की थी, लेकिन बेमन से जुइन बॉस की बात मान लेता है। अब वो भी परेशान हो गया था क्योंकि ना चाहते हुए उसने बहुत बार गलत का साथ दिया, जैसे कि उस इंश्योरेंस कंपनी वाले केस में। वो अपनी मर्जी से केस लेना चाहता था, उसे कभी अच्छा फील हुआ ही नहीं। फिर बाद में वो उस इंश्योरेंस कंपनी की केस फाइल मंगवाता है। दूसरी तरफ कांजी उन बूढ़ी औरत की केस का फैसला सुनने कोर्ट जाती है। उन्हें 3 साल की सजा मिलती है, जो कि 5 साल बाद शुरू होगी। इससे वो खुश हो जाती है। फिर डिनर पर चांग सबको अपनी जॉब छोड़ने के बारे में बताता है कि अब वो प्रोसिक्यूटर की तैयारी करेगा। फिर धीरे धीरे सब अपना अपना बताने लगते हैं। सांगी बताता है कि उसने पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दिया है और मुंजंग भी कहती है कि कल उसका एक इन हाउस कंपनी में इंटरव्यू है। बेबी होने के बाद वो वैसे भी यहाँ काम नहीं कर पाएगी, लेकिन वहाँ इसके फायदे हैं। बाद में कांगजी जुइन को बता देती है कि वो भी जॉब छोड़ना चाहती है। वो एक पब्लिक डिफेंडर बनने की सोच रही है और इसका एहसास उसे उन बूढ़ी औरत की केस के बाद हुआ। उसे लगा कि अगर कोई उनकी बात नहीं सुनता तो उन्हें बड़ी सजा मिलती, इसलिए वो ऐसे लोगों की हेल्प करना चाहती है। लेकिन जुइन कहता है कि पब्लिक डिफेंडर में उसे बहुत से अजीब लोगों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ बुरे लोग भी हो सकते हैं। अगले दिन मुंजोंग इंटरव्यू के लिए जाती है। फिर जब वहाँ उसके पुराने काम के बारे में ये कहते हैं कि वहाँ काम करना बहुत मुश्किल रहा होगा, वो बड़ी फर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, बाहर से कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस कंपनी के अंदर ही काम हैंडल करना है, उसके लिए सब इजी रहेगा। तब उसे एहसास होता है कि उसे वो पुराना काम ज़्यादा पसंद है। हर दिन नए चैलेंजेस, हर केस के लिए उसने जो मेहनत करनी पड़ती है, नए क्लाइंट से मिलना, केस लड़ना, हियरिंग पे जाना, वो ज़्यादा पसंद है। इसलिए वो इंटरव्यू छोड़ के चली जाती है। फिर घर जाकर अपने हस्बैंड को सब बताती है। वो उसे पूरा सपोर्ट करता है कि वैसे भी वो काम तुम्हें सूट नहीं करता। इससे वो इमोशनल हो जाती है। फिर वो खुद से एम्प्लॉय ढूंढती है जो कि कुछ टाइम तक ऑफिस में उसकी जगह ले सके। इस बीच कांगजी को एक नया केस मिलता है, सेक्सुअल हरेसमेंट का। वो आदमी नए एम्प्लॉयज के साथ डिनर पर गया था तो वो लड़की उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी। उसने ये इल्जाम लगाया था कि उसने गलत तरीके से उसे टच किया और इसने खुद मान लेता है कि हाँ इसने टच किया था। तब उसकी बातें सुनने के बाद कांगजी बहुत शॉक्ड आती है क्योंकि वो बताता है कि आज से पहले वो कभी ऐसे नहीं पकड़ा गया और वहाँ सीसीटीवी नहीं था तो किसी ने नहीं देखा होगा, इसलिए वो इस बार बच जाएगा। कांगजी खुद ये सब देख के सोच में पड़ जाती है। फिर जब वो अपने डैड से मिलने जाती है तो उन्हें भी पब्लिक डिफेंडर बनने के बारे में बताती है, लेकिन वो भी मना करते हैं कि ये काम सही नहीं है। पर अब उसे ये टेंशन थी कि उसे अपने क्लाइंट को बचाना चाहिए जो उसका काम है, या फिर उसे सजा मिलने देनी चाहिए। वहीं सांगी अपनी बॉस को डिनर पर ले जाता है और उसे बताता है कि उसने पीएचडी करने का सोच लिया है, इसलिए वो रिजाइन दे रहा है। मतलब ये एक तरह से उसकी फेयरवेल पार्टी है। ये सुनने के बाद तो वो उसे ड्रिंक के लिए ले जाती है। इस बीच यूंगमिन की स्कॉलरशिप फाउंडेशन के बारे में किसी ने शिकायत कर दी थी, इसलिए यहाँ ऑफिस में भी चेकिंग हो रही थी क्योंकि कंप्लेन में कहा था कि वहाँ से पैसा यहाँ भेजा गया और कंप्लेन फाइल करने वाला कोई और नहीं डोंगसू था, वही जिससे यूमिन का कोई पुराना हिसाब था। अब इन सबसे तो मैनेजिंग पार्टनर्स को उस पर शक हो रहा था कि कहीं इसीलिए उसने सब मर्ज तो नहीं करवाया कि पैसों की हेराफेरी कर सके। उसे सांगी अपने बॉस के साथ ड्रिंक करा था, तब नशे में उसकी बॉस उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में कहती थी कि वो उसे पसंद करती है और इसलिए उसने उसे ज़्यादा टाइम तक अपने साथ रखने के लिए पीएचडी करने की एडवाइस दी थी। लेकिन इससे तो उल्टा हो गया, वो उससे दूर जा रहा है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती, बहुत आगे बढ़ जाती है क्योंकि अगले दिन जब वो दोनों उठते हैं तो वो साथ में थे, मतलब उन्होंने रात साथ में बिताई। वहीं कांगजी ने भी जॉब छोड़ने का डिसाइड कर लिया था। वो पब्लिक डिफेंडर बनने के लिए तैयार थी, चाहे उसे कैसे ही लोग मिले, अच्छे बुरे, वो ये करना चाहती थी। इसलिए जुइन इसमें उसके साथ था और उसकी बॉस भी उसे गुड बाय करती है, उसे मोटिवेट करती है कि तुम्हें अब बहुत कुछ सीखना होगा, इसलिए अच्छे से करना। चांग भी अपने बॉस को फाइनल गुड बाय करके चला जाता है और सांगी का भी काम काज लास्ट दिन था। युंगमिन ने उसका स्कॉलरशिप वाला काम भी कर दिया था। फिर युंगमिन सब मैनेजिंग पार्टनर्स को लंच पे ले जाती है क्योंकि कल उसकी वजह से उन्हें परेशानी हुई थी, लेकिन वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि डोंगसू बस युंगमिन को परेशान करना चाहता था, इसलिए कंप्लेन की थी। अब सब लॉयर जा रहे थे, इसलिए उन्हें नए लोगों को हायर करना होगा, बस उन्हें इसकी ही चिंता थी।
और ह्यूमिन भी खुद यहाँ से जा रही थी क्योंकि अब वो लॉ की पढ़ाई करना चाहती थी। वहीं सब अपना सामान लेकर जाने लगते हैं अपनी नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में, और सच में ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। फिर लास्ट में जूइन भी अपने बॉस को सरप्राइज दे देता है कि उसने भी जॉब छोड़ दी है क्योंकि अब वो अकेले ही काम करेगा। वो अपनी मर्जी से केस लेना चाहता है जिसमें उसे खुशी मिले, और अब वो उस बूढ़े आदमी का केस लेगा। इसके बाद वो उसी इंश्योरेंस एजेंट की वाइफ से मिलता है जिसके खिलाफ उसने केस लड़ा था। वो फिर से केस को लेकर अपील करने वाली थी, इसलिए वो उसकी हेल्प करने आया था। उसे बताता है कि सारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के सिस्टम में लॉगिन रहते हैं। अगर लोगों को कोटा पूरा करने के लिए रोका जाता है तो लेट नाइट एंट्रीज भी होगी, और शायद उनमें से एजेंट्स के कुछ खुद के भी होंगे। तो अगर वो उन रिकॉर्ड्स को सबमिट करती है तो ये प्रूव हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ को अब्यूज़ किया जाता है। वो बस इनडायरेक्टली उसकी हेल्प करना चाहता था। फिर हमें कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि मुंजोंग के बेबी होने के बाद वो फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। देखती है कि हर बॉस ने एक नए लॉयर को हायर कर दिया था। उसे वापस देखकर उसकी पुरानी कलीग्स बहुत खुश होती हैं, और आते ही वो अपने नए केस में लग जाती है। वहीं सांगी भी यूंगमिन से मिलता है। वो अब लॉ की पढ़ाई कर रही थी। वो और उसकी पुरानी बॉस अब एक दूसरे को डेट कर रहे थे। चांग भी प्रोसिक्यूटर बन गया था। तब एक केस में उसका सामना अपने पुराने बॉस से होता है, लेकिन वो अपना काम बहुत ही अच्छे से करता है। कांगजी ने भी अपना काम संभाल लिया था, और जुइन उस बूढ़े आदमी का केस लड़ रहा था, उन गाँव वालों के साथ था। सब अपने काम में अच्छा कर रहे थे। इसके बाद सारे दोस्त फिर अपने पुराने रेस्टोरेंट में मिलते हैं जैसे कि पहले मिलते थे, और हमेशा की तरह साथ खाना खाते हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। आखिर में सब अपनी मर्जी से लाइफ जी रहे हैं। सबको उनकी खुशी मिल गई, और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म होता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं किसी और ड्रामा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।